नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है पॉलिटी स्टडी यूट्यूब चैनल पर। और हाल ही में आपने जिसने भी सीईटी का पेपर दिया है उनके लिए सबसे खुशखबरी और सबसे खास बात यह है कि एग्जाम में लेवल पूछा जा रहा है। सबसे अच्छी बात यह है कि बहुत अच्छे लेवल के क्वेश्चन, कुछ क्वेश्चन, बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन जो हमने पिछले टॉपिक में पॉलिटी स्टडी पर करंट इश्यू से संबंधित हमने जो मुद्दे करवाए थे वहां से बहुत सारे क्वेश्चन इसमें पूछे गए। आज फटाफट जान लेते हैं जो 10-15 क्वेश्चन आए हैं सीटी फर्स्ट से। अपने देखो, एक तो शिफ्ट फर्स्ट में जो क्वेश्चन आए उसके संदर्भ में हम बात करेंगे, कौन से क्वेश्चन रहे उसके संदर्भ में देखते हैं। पहला क्वेश्चन देखो, भारत में 18वीं लोकसभा के आम चुनाव है कितने चरणों में पूर्ण हुए हैं? हाल ही में एक चीज याद रखना कि भारत में 18वीं लोकसभा जो थे उसके चुनाव है परिणाम 7 चरणों में कंप्लीट हुए थे। पहली बात तो ये, और दूसरी बात याद रखना कि 7 चरणों में अगर मैं बात करूं कि 4 जून को जो रिजल्ट आया था, रिजल्ट के बाद में प्रधानमंत्री यानी मैं बात करूं भारतीय जनता पार्टी ने स्पष्ट तौर पे इसमें बहुमत तो नहीं था लेकिन गठबंधन के साथ में बहुमत प्राप्त किया था। यानी भाजपा ने 240 सीटें 543 सीटों में से हासिल की। और उसमें से याद रखना गठबंधन के साथ में इन्होंने सीटें कितनी हासिल की? 293 के साथ में सीट यानी सरकार बनाई। जबकि सरकार बनाने के लिए कम से कम किसी भी पार्टी को कितना बहुमत चाहिए? 272 सीटें होनी आवश्यक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, संघाई सहकारी संगठन SCO स्टार्टअप फोरम का चौथा संस्करण है 19 मार्च 2024 को आयोजित किया गया। और सवाल यह बनता है कि यह आयोजन कहां हुआ था? तो अगर मान लो कि सीटी में एग्जाम में पूछा गया है तो सीधी सी बात है कि अपने इंडिया से लेवल से संदर्भित बात है। और कहां हुआ था? नई दिल्ली में। और मैंने अपने इसी चैनल पे SCO को कंप्लीट इसकी जो बैठकें हैं और इसके गठन है सारी बायोडाटा इसमें करवा रखी है। अगर आपने क्लास ली हो तो आपके लिए आसानी से ये सोल्व हो जाता। और हाल ही में इनकी जो बैठक है इस्लामाबाद पाकिस्तान में हुई थी, 23वीं फोरम की बैठक, और उसमें भारत के प्रधानमंत्री की बजाय विदेश मंत्री इसमें शामिल हुए थे। राज्य मानवाधिकार आयोग का कौन सा कार्य नहीं है? अब निम्नलिखित में से सबसे उपयुक्त बात है। अब देखो क्वेश्चन का लेवल बहुत अच्छे से आपको थोड़ी सी इसमें पकड़ना यह था, मानवाधिकार क्षेत्र में कार्यरत तो गैर सरकारी संगठनों के प्रयासों को, जितने गैर सरकारी संगठन है जो मानवाधिकार के क्षेत्र में कार्य कर रहे हैं उन सभी को क्या करना? हतोत्साहित नहीं था। यानी यहां से तो मतलब होता है उत्साहित करना, उनको प्रोत्साहन देना था। इसमें प्रोत्साहित करना या प्रोत्साहन देना इनका प्रमुख कार्य। बस इतने से शब्द को पकड़ने की आवश्यकता इसमें थी। जेलों का दौरा करना और कैदियों के जीवन की स्थिति, मैंने सीधी सी बात बताई कि मानवाधिकार का काम ही क्या होता है? मानव अधिकारों के लिए जितने जिस हद तक जा सकते हैं उन अधिकारों की सुरक्षा करने का कार्य करना। इसमें जेल का दौरा करना, जेल में कैदियों की क्या स्थिति है, उनके जीवन, खान पान, वेशभूषा, रहन सहन, सारी दवाई, मेडिकल व्यवस्था क्या है, सारी जांच कर सकते हैं इसमें। लोगों के बीच मानवाधिकार साक्षरता का प्रचार प्रसार करना। अब देखो इसमें साक्षरता तो नहीं, लेकिन यहाँ सीधी सीधी बात है कि लोगों में इसकी जानकारी पत्र पत्रिकाओं के माध्यम से, सूचनाओं के माध्यम से लोगों तक पहुंचाना, ये कार्य जरूर इनका है। मानव अधिकार के क्षेत्र में अनुसंधान करना और बढ़ावा देना। मानव अधिकार के क्षेत्र में जितनी भी एजेंसी लगी है उनके संदर्भ में और इसके क्षेत्र में नए नए खोज वगैरह करना इनका प्रमुख कार्य है। तो उत्तर इसका क्या हो जाएगा? ए ऑप्शन सही हो जाएगा। बाकी तीनों से थोड़ी जानकारी में और लेकर आए हूं जो अगले एग्जाम में आपके लिए महत्वपूर्ण रहेगी। 100% सवाल और पूछा जाएगा, ध्यान रखना। ठीक है, एक तो याद रखना राज्य मानवाधिकार आयोग है। राजस्थान के संदर्भ में बात करें तो मार्च 2000 में यह अस्तित्व में आया और वर्तमान में अध्यक्ष है, ये चीज नोट कर लेना, सदस्य उनका नोट कर लेना। एक तो देखो मानव अधिकारों के उल्लंघन की जांच करना, मानव अधिकारों से जुड़े मामलों न्यायालय के हस्तक्षेप करना, न्यायालय में हस्तक्षेप करना, जेलों में कैदियों और मानव अधिकारों की समीक्षा करना, कैदियों के मानव अधिकार उनकी समीक्षा करना इनका कार्य है। मानव अधिकारों से जुड़े अंतर्राष्ट्रीय संधियों की समीक्षा करना, जो मानव अधिकारों को उल्लंघन करने वाली संधियां ना, उन संधियों को यानी हटाने के लिए उनको जो कमजोर करने का कार्य करते हैं। और मानव अधिकारों के क्षेत्र में अनुसंधान करना और उसे बढ़ावा देना, बिल्कुल ये नोट दे रखा था इसमें। मानव अधिकारों से जुड़ी जागरूकता फैलाना, अधिकारों से जुड़ी जागरूकता यानी साक्षरता फैलाना या सूचनाएं देना। मानव अधिकारों से जुड़े गैर सरकारी संगठनों को प्रोत्साहित करना, देखो यही पॉइंट इसमें दिया होता। गैर सरकारी संगठनों को यहां पर क्या दे दिया? प्रोत्साहन की जगह क्या शब्द दे दिया? हतोत्साहित दे दिया। बस इतनी सी गलती पकड़नी थी, बहुत डीप अच्छा लेवल का क्वेश्चन था। यानी यहां से देखे तो RS या UPSC या फिर फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड लेवल का क्वेश्चन था ये।
मानव अधिकारों के क्षेत्र में संवैधानिक और कानूनी सुरक्षा उपायों की समीक्षा करना। मैं इसलिए बता रहा हूं कि अगले जो 3 पारियों 6 पारियों के जो पेपर बचे हैं अब 5 पारियों में, उसमें ये क्वेश्चन और पूछे जाएंगे। यहां से मानव अधिकारों के उल्लंघन के आरोप के जुड़ी कार्यवाही को हस्तक्षेप करना, पीड़ित को क्षतिपूर्ति या नुकसान के भुगतान के लिए संबंधित सरकार या प्राधिकरण से सिफारिश करना कि भाई जो भी उनके नुकसान हुआ उसकी भरपाई करना। मानव अधिकार को प्रसार करना, प्रकाशन, मीडिया, सेमिनार, अन्य उपलब्ध संसाधनों या साधनों के माध्यम से संरक्षण के लिए उपलब्ध रक्षा के लिए जो उपाय है उनके प्रति जागरूक करना, यानी शिक्षा प्रदान करना मानव अधिकारों की लोगों तक। और राज्य मानव अधिकार एक स्वायत्त संस्था यानी स्वतंत्र रूप से काम करने वाली संस्था है। आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति की प्रक्रिया, उनका कार्यकाल, आयोग की वित्तीय स्वायत्ता जैसी बातों से इनकी स्वायत्ता सुनिश्चित की जाती है। आयोग का मुख्यालय कहां पर है? जयपुर में स्थापित है। आगे देखो क्वेश्चन नंबर 4, किस संवैधानिक संशोधन के द्वारा ग्राम सभा को संवैधानिक दर्जा दिया गया? मैंने पहले अक्सर बोलता हूं कि ग्राम सभा को बहुत बार पूछा जाता है और इस बार भी पूछा गया है। ग्राम सभा यानी सीधी सी बात है कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 243A में उल्लेख किया गया। अब संविधान में ए में उल्लेख किया गया है तो इसमें ग्राम सभा, और यह कौन से भाग में आता है? तो भारतीय संविधान के भाग कौन से में आता है? 9 में आता है। तो सवाल सबसे पहला बात ये होती है कि 243 से लेकर 243 से 243 और तक यह अनुच्छेद है 9वें भाग में, और यह कब जोड़ा गया था? 73वें संविधान संशोधन। तो ग्राम सभा इसमें ऑलरेडी इंक्लूड आ रही है, ठीक है। तो याद रखना यह 73वें संविधान संशोधन से संदर्भित बात है। और 74वां संविधान संशोधन की बात करें तो यह भी हुआ था 1992 में था, लेकिन इसमें किसको मान्यता प्रदान की गई थी? नगरीय निकायों को यानी शहरी निकाय है ना, संवैधानिक दर्जा मिला इसके तहत। नगरीय निकायों को इसके तहत संवैधानिक दर्जा मिला। और 74वां है, ये भारत में 1 जून 1993 को लागू हुआ था, ठीक है। देखो आगे, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द 42वें संविधान संशोधन के द्वारा प्रस्तावना में जोड़ा गया? अब इसमें एक शब्द दिया है, एक तो देखो इसके 42वें के तहत एक तो समाजवादी शब्द जोड़ा, एक पंथ निरपेक्ष शब्द जोड़ा जो सबसे ज्यादा विवादों में, और एक शब्द जोड़ा इसमें अखंडता। अब एक ऑप्शन दिया है, ठीक है, तो सीधी सी बात है, बाकी मूल प्रस्तावना में थे अखंडता संविधान संशोधन 42 में। प्रस्तावना में एकमात्र संशोधन हुआ है 1976 में, जो कौन से के तहत? 42वें संविधान संशोधन के तहत। बस ये पॉइंट नोट कर लेना। भारत में निम्नलिखित में से कौन सा मौलिक अधिकारों का उल्लंघन है, यानी मूल अधिकारों को कौन सी लाइन है जो उल्लंघन करती है? मजदूरों को न्यूनतम मजदूरी का भुगतान न करना। याद रखना एक विवाद हुआ था, सर्वोच्च न्यायालय में सुना गया था खेलगांव वाद, और यह वाद कब हुआ था? 1982 में। सुप्रीम कोर्ट का फैसला यह था कि मजदूरों को आप न्यूनतम मजदूरी दो, यानी न्यूनतम मजदूरी का प्रावधान। और इस वाद के तहत इसको मूल अधिकार मान लिया गया अनुच्छेद कौन से में? 21 के तहत। तो ए आर्टिकल गलत हो जाएगा। रात 9 बजे बाद लाउड स्पीकर प्रतिबंध यानी लोक व्यवस्था के तहत क्या कर सकते हैं? अनुच्छेद 25, 26 के तहत इन पर प्रतिबंध लगाया जा सकता है। भाषण देना भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19 के ए में उल्लेखित है। तंबाकू उत्पाद पर, यानी आप जैसे नीति निर्देशक तत्वों की बात करें तो राज्य ऐसा क्या कर सकता है? कुछ मादक पदार्थों, नशीले पदार्थों पर रोक लगा सकता है। भारतीय संविधान की प्रस्तावना किस वाक्यांश से शुरू होती है? हम भारत के लोग भारत को संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवाद, पंथ निरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, व्यक्ति की गरिमा, राष्ट्र की एकता और अखंडता को बनाए रखने वाले बंधुता का, यानी यहां से इस मुख्य रूप से बात की गई है। तो कहां से शुरू होता है? हम भारत के लोग शब्द से शुरू होती है भारतीय संविधान की प्रस्तावना। और इसमें भारत शब्द कितनी बार आया है? तो भारत शब्द हमारी प्रस्तावना में कितनी बार आ रखा है?
2 बार आ रखा है। प्रस्तावना में शब्दों की बात करें तो मूल रूप से 85 शब्द थे, और वर्तमान की बात करें तो इसमें शब्दों की संख्या 3 1976 में जोड़ने के बाद में 88 शब्द वर्णित है। 1983 में सभी क्षेत्रों में केंद्र राज्य संबंधों की जांच और समीक्षा करने और उचित परिवर्तनों की सिफारिश करने के लिए केंद्रीय सरकार द्वारा निम्नलिखित में से किस आयोग समिति की नियुक्ति की गई? तो याद रखना, केंद्र और राज्यों के संबंध में समिति यानी आयोग बना था सरकारी आयोग। यह आयोग बना कब था? 1983 में। इन्होंने अपनी रिपोर्ट कब दी थी? 1988 के जनवरी महीने में दी थी रिपोर्ट। और ये किससे संदर्भित था? ये केंद्र राज्यों के विवाद जो मान लो कि संबंध है उन पर चर्चा करने के संबंध में आयोग गठित हुआ था। इसके अलावा द्वितीय प्रशासनिक सुधार आयोग केंद्र राज्य संबंध के संबंधित था। ठीक है, ये भी इसी से। एक मदन मोहन पुंछी आयोग भी केंद्र और राज्यों के संबंधों पर चर्चा से संबंधित आयोग गठित हुआ था। राजस्थान लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति निम्नलिखित में से किसके द्वारा की जाती है? बहुत सिंपल और आसान आप उत्तर देखना है इसमें कि उस राज्य के राज्यपाल द्वारा की जाती है। अच्छा, उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश, यूपीएससी अध्यक्ष, मुख्यमंत्री वगैरह बाकी दे रखे, लेकिन अक्सर क्या करता है मुख्यमंत्री के परामर्श से उस राज्य का राज्यपाल अध्यक्ष है या सदस्य है, सभी की नियुक्ति कौन करता है? राज्यपाल। जबकि इनको निलंबित भी कौन कर सकता है? निलंबित राज्यपाल कर सकता है, और पद से हटाना हो तो यह कार्य कर सकता है भारत का राष्ट्रपति सुप्रीम कोर्ट की जांच के बाद में। नेक्स्ट देखो, राज्य के राज्यपाल को कौन हटा सकता है? राज्यपाल को कौन हटा सकता है? तो राज्यपाल का कार्यकाल याद रखना, मैं यहां से एक लाइन लिखूं, राज्यपाल का कार्यकाल, और आर्टिकल कौन सा है यहाँ पे? अनुच्छेद 156, और कार्यकाल होता है राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत। लाइन कौन सी याद रखना है? राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत कार्यकाल होता है। तो अब सवाल ये बनेगा, हटा कौन सकता है? प्रसाद पर्यंत कार्यकाल होता है, इसका मतलब हटा भी कौन सकता है? भारत के राष्ट्रपति के द्वारा राज्यपाल को जब चाहे हटा जा सकता है। सामान्यतः कार्यकाल कितना होता है? इसी में एक लाइन लिखी हुई है, 5 वर्ष इनका कार्यकाल होता है। ये दोनों ऑप्शन दे रखे इसमें। किसने 2 अक्टूबर 1959 को नागौर राजस्थान के पंचायती राज आधुनिक त्रिस्तरीय प्रणाली का उद्घाटन किया था? तो किसने किया था? पंडित जवाहरलाल नेहरू, इसमें भारत के प्रधानमंत्री थे। उन्होंने नागौर के बगदरी गांव है वहां से इसका उद्घाटन किया था। गांव का नाम क्या था? बगदरी गांव से त्रिस्तरीय पंचायती राज का उद्घाटन किया था। फिर चुनाव है आंध्र प्रदेश ने 11 अक्टूबर को करवाए थे। भारतीय संविधान में कल्याणकारी राज्य का विचार निहित है। अब मैं एक चीज बताऊं कि किसी भी राज्य को कल्याणकारी राज्य बनाने के लिए उसमें नीति निर्देशक तत्वों को शामिल करना आवश्यक है। अनिवार्य का नहीं बात की गई, आवश्यक बात की गई है। तो किसी राज्य को कल्याणकारी राज्य बनाने के लिए क्या चाहिए? नीति निर्देशक तत्व चाहिए। तो कल्याणकारी राज्यों का उल्लेख भी किसमें? नीति निर्देशक तत्वों में उल्लेखित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, राजस्थान में पंचायती राज अधिनियम में कब से लागू हुआ? राजस्थान पंचायती राज है, ध्यान रखना। और राजस्थान में देखो, मैं एक चीज बताऊं कि पंचायती राज है भारत में कब लागू हुआ? भारत में लागू हुआ था 24 अप्रैल 1993 को। और 24 अप्रैल को हम क्या मनाते? पंचायती राज दिवस। कब से मना रहे? 2010 से। ठीक है। दूसरी बात है कि राजस्थान में कब लागू हुआ? तो राजस्थान में यह लागू हुआ था 23 अप्रैल 1994 में। राजस्थान में इसका पंचायती राज अधिनियम का राजस्थान पंचायती राज अधिनियम लागू करके नाम करके क्या कर दिया? राजस्थान में लागू कर दिया। ये प्रमुख जो 13 क्वेश्चन थे किससे संदर्भित है? सीईटी फर्स्ट फेज में पूछे गए क्वेश्चन थे। इसी प्रकार से और जितने क्वेश्चन आए उनके लिए ताजा अपडेट और विश्लेषण के साथ जानकारी के साथ के लिए आप हमारे से जुड़े रहिए पॉलिटी स्टडी यूट्यूब चैनल पर। आज के लिए जय हिंद, नमस्कार।